नमस्कार, रेडियो सचिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील कानून पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा कानून जो हमारे समाज के सबसे मासूम हिस्से यानी हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कवच की तरह खड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट की, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। अब सवाल ये उठता है कि एक कानून जो बच्चों के लिए ढाल का काम करता है, वो युवा प्रेम के खिलाफ तलवार कैसे बन सकता है। देखिए, इस कानून को बनाने का मकसद तो बहुत नेक था, बच्चों को यौन शोषण से बचाना। लेकिन जब इसे जमीनी हकीकत पर लागू किया गया तो कुछ ऐसी जटिलताएं सामने आई जिन्होंने न्याय, सहमति और किशोरावस्था की परिभाषा पर ही एक नई बहस छेड़ दी है। तो चलिए आज इस पूरी बहस के हर एक पहलू को, हर एक परत को खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे विषय को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इस चर्चा को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी नींव, यानी पॉक्सो एक्ट को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम इसके मजबूत स्तंभों को जानेंगे कि ये कानून आखिर करता क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि समय के साथ इसे और मजबूत कैसे किया गया। और आखिर में हम आज के दौर की उन न्यायिक बहसों पर नजर डालेंगे जो इस कानून के इर्द गिर्द चल रही हैं। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, इसकी नींव। देखिए, पॉक्सो एक्ट कोई अचानक से आया हुआ कानून नहीं है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। ये भारत के कानूनी ढांचे में एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी कमी को पूरा करने के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम था। इस सफर को इन तारीखों से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 1992 में, जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकारों पर संधि पर हस्ताक्षर किए। इसका मतलब था कि हमने पूरी दुनिया से वादा किया कि हम अपने देश के बच्चों को यौन शोषण से बचाएंगे। लेकिन वादा करने और उसे निभाने में एक लंबा फासला था। 2012 से पहले हमारे पास बच्चों के लिए कोई खास कानून था ही नहीं। ऐसे सारे मामले इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की बिखरी हुई धाराओं के तहत देखे जाते थे। और आईपीसी सच कहें तो बच्चों के नजरिए से बनाया ही नहीं गया था, वो वयस्कों के अपराधों के लिए था। फिर आया 14 नवंबर 2012 का दिन। बाल दिवस के दिन भारत ने पॉक्सो एक्ट लागू किया। ये एक ऐसा कानून था जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों पर केंद्रित था। इसने उस बहुत बड़ी कानूनी खाई को भर दिया। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये कानून क्यों बना, तो चलिए इसके दूसरे हिस्से पर चलते हैं और समझते हैं कि इस कानून की वो कौन सी बुनियादी बातें हैं, वो कौन से स्तंभ हैं जो इसे इतना खास और मजबूत बनाते हैं। ये कानून बच्चों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच कैसे तैयार करता है, आइए देखते हैं। इस कानून का सबसे पहला और सबसे मजबूत स्तंभ है बच्चे की परिभाषा। कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति बच्चा माना जाएगा। और सबसे जरूरी बात, ये कानून पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल है। मतलब ये लड़के, लड़की या किसी भी अन्य जेंडर के बच्चे को बराबर की सुरक्षा देता है। ये नहीं सोचता कि शोषण सिर्फ लड़कियों का हो सकता है। ये एक बहुत ही प्रगतिशील कदम था। ये कानून सिर्फ परिभाषा देकर नहीं रुकता, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया तय करता है ताकि बच्चे को न्याय मिले। जैसे सेक्शन 19 कहता है कि अगर किसी को भी ऐसे किसी अपराध की जानकारी मिलती है तो उसे पुलिस को बताना ही होगा। चुप रहना भी एक अपराध है। सेक्शन 24 ये सुनिश्चित करता है कि बच्चे का बयान सिर्फ एक महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करे ताकि बच्चा सहज महसूस कर सके। सेक्शन 33 के तहत स्पेशल कोड बनाए जाते हैं और लक्ष्य रखा जाता है कि मुकदमा 1 साल में पूरा हो। और रूल 9 के तहत पीड़ित को तत्काल मदद के लिए मुआवजा भी दिया जाता है। अब आते हैं इस कानून के एक बहुत ही अनोखे और शक्तिशाली पहलू पर। इसे कहते हैं रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। देखिए, आमतौर पर हमारे न्याय सिस्टम में क्या होता है, ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक उस पर जुर्म साबित ना हो जाए। जुर्म साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर होती है। लेकिन पॉक्सो में इसे पलट दिया गया है। यहाँ अदालत ये मानकर चलती है कि आरोपी दोषी है और अब ये आरोपी की जिम्मेदारी है कि वो सबूतों के साथ खुद को बेगुनाह साबित करे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बच्चे पर अदालत में कठोर पूछताछ का बोझ कम हो सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोई भी कानून पत्थर की लकीर नहीं होता। समाज की जरूरतों के साथ उसे बदलना पड़ता है। 2019 में देश में कुछ ऐसे भयानक अपराध हुए जिन्होंने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। तब ये महसूस किया गया कि पॉक्सो कानून को और भी ज्यादा सख्त बनाने की जरूरत है। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप सजा के प्रावधानों से लगा सकते हैं। 2019 से पहले गंभीर यौन शोषण के मामलों में कम से कम 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा थी। लेकिन 2019 के संशोधन के बाद सजा को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया। अब ऐसे मामलों में कम से कम 20 साल की सजा से लेकर सबसे घिनौने और गंभीर अपराधों में मौत की सजा का भी प्रावधान जोड़ दिया गया।
मौत की सजा लाने के अलावा 2019 के संशोधन ने आज के डिजिटल युग की एक बहुत बड़ी समस्या पर भी ध्यान दिया। अब बच्चों से जुड़ी कोई भी अश्लील सामग्री को अपने फोन, लैपटॉप या किसी भी डिवाइस में रखना या उसे शेयर करना एक गंभीर अपराध बना दिया गया है और इसके लिए कड़ी सजा तय की गई। इसके साथ ही आईपीसी और पॉक्सो के बीच जो छोटी मोटी असमानताएं थीं, उन्हें भी जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर दूर किया गया ताकि कोई भी अपराधी कानूनी दांवपेच का फायदा न उठा सके। और अब हम आते हैं सबसे ताज़ा और सबसे जटिल हिस्से पर, आज की न्यायिक बहसें। अब चर्चा सिर्फ सजा को और सख्त करने पर नहीं हो रही, अब इस बात पर हो रही है कि कहीं इस सख्त कानून का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, खासकर उन मामलों में जहां मामला शोषण का नहीं बल्कि किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने रिश्तों का है। और ये चिंता कोई और नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने खुद जताई है। एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये देखने में आ रहा है कि पीओएससीओ जो बच्चों को बचाने के लिए बना था, उसका इस्तेमाल आपसी सहमति से बने किशोरों के रिश्तों को अपराध बनाने के लिए किया जा रहा है और इसकी वजह से कई युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। इसी मुश्किल को रोमियो जूलियट दुविधा का नाम दिया गया है। समस्या क्या है कि जब कोई नाबालिग लड़की जो 18 साल से कम है अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ भाग जाती है या रिश्ते में होती है, तो लड़की के घरवाले अक्सर लड़के पर पॉक्सो का केस दर्ज करा देते हैं। कानून के हिसाब से लड़की की सहमति कोई मायने नहीं रखती। तो इसका समाधान क्या सुझाया जा रहा है? एक रोमियो जूलियट क्लॉज। इसका मकसद है कि ऐसे किशोर जिनकी उम्र में ज्यादा फासला ना हो और जिनके बीच रिश्ते में कोई जोर जबरदस्ती ना हुई हो, उन्हें खूंखार अपराधियों की तरह ना देखा जाए। लेकिन इस समाधान पर भी एकमत नहीं है। भारत के विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सहमति की उम्र को 18 से घटाकर 16 करने की सिफारिश का पुरजोर विरोध किया है। उनका तर्क बहुत गंभीर है। उनका कहना है कि अगर हमने उम्र घटाई तो इससे अनजाने में बाल विवाह को कानूनी मान्यता मिल सकती है और मानव तस्करी करने वालों को मासूम लड़कियों का शोषण करने का एक आसान रास्ता मिल जाएगा। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता सुझाया है। उम्र कम मत करो, लेकिन ऐसे मामलों में जजों को गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन दो। मतलब जज मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखकर अपनी सूझबूझ से सजा तय करें। तो सहमति की उम्र पर यह बहस तो चल ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ 2026 तक फोकस इस बात पर भी बढ़ गया है कि इन बहुत ही संवेदनशील मामलों को संभालने की पूरी प्रक्रिया को कैसे बेहतर बनाया जाए। मकसद है न्याय सिर्फ हो नहीं बल्कि जल्दी हो और सही तरीके से हो। इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें साफ कहा गया है कि जज किसी भी तरह की लैंगिक रूढ़िवादिता, मतलब लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए या लड़के तो ऐसे ही होते हैं, जैसी बातों या अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर फैसला नहीं देंगे। फैसला सिर्फ और सिर्फ सबूतों के आधार पर होगा। इसके अलावा एक बाल स्वराज पॉक्सो पोर्टल बनाया गया है। ये एक डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम है जो ये सुनिश्चित करता है कि मुकदमा 1 साल में खत्म हो और पीड़ित को 30 दिन के अंदर मुआवजा मिल जाए। और यहीं पर हम आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हैं। पीओसीओ एक्ट का ये पूरा सफर हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। एक न्यायपूर्ण कानून बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समाज बदलता है, चुनौतियां बदलती हैं और कानून को भी उसी के हिसाब से बदलना और संतुलन साधना पड़ता है। तो आखिरी सवाल यही है कि हम एक समाज के तौर पर न्याय को इस तरह कैसे तराशें कि हम कमजोरों की रक्षा भी कर सकें और नादानों को सजा देने से भी बच सकें। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।